हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। ठीक है, आपको बताना है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है कश्मीर में है। यहाँ पे कुछ ऐसे शवाधान प्राप्त हुए हैं, कुछ ऐसी कब्र प्राप्त हुई हैं जहाँ पर इंसान को जब दफनाया जाता था, जैसे किसी आदमी को दफनाया गया तो उसका जो पालतू कुत्ता होता था उसको भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, तो बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। इसको याद रखिएगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोलढीवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, दतिया मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, चंपारण बिहार में। तो जो गुर्जरा शिलालेख है ये दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस या फिर सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्राबो, मेगास्थनीज। ठीक है, तो आपको बताना है प्लिनी ने किया है कि जस्टिन ने किया है कि स्ट्राबो ने कि मेगास्थनीज ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जस्टिन हो जाएगा। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला है, किसने टंका भी बोलते हैं, किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। ठीक है, तो टंका जिसने चलाया था वो थे हमारे इल्तुतमिश ने। ठीक है, इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था, उसका नाम था टंका, और तांबे का जो सिक्का चलाया था उसका नाम था जीतल। ठीक है, तो टंका और जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला है, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सिंचाई पर जिसने कर लगवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी नहर और बांध का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, बलबन, इब्राहिम लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की विभाग की एक स्थापना की थी। ठीक है, और उसका जो नाम था उसका नाम था दीवाने अमीर कोही। इसको याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो जो चिश्तिया शाखा थी इसमें सूफी संत रहते थे। ठीक है, तो उसमें जो शेख सलीम चिश्ती थे इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और इन्हीं को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अकबर के रिश्ते जो है सलीम चिश्ती से बहुत अच्छे थे, और वो कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से चिश्ती जी के शहजादे सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इब्राहिम शाह सरकी, सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबदीन या फिर महमूद गवां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, क्योंकि ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था। ठीक है, अगला है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये भी। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो जो अस्थाई बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? ठीक है, ऑप्शन है राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास या फिर हेमचंद्र डे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ऐसे व्यक्ति थे जो सनातनवादी परंपरा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, अगला है, वारिंद्र घोष संबद्ध थे। ठीक है, अनुशीलन समिति से,
साधुआ समाज से, अभिनव भारत से, या फिर स्वदेश बांधव समिति से। तो वारिंद्र घोष जो थे ये अनुशीलन समिति से संबंधित थे, ठीक है। और ये एक बहुत ही मतलब उग्र विचार वाली समिति थी और इसका उद्देश्य था खून के बदले खून, ठीक है। और जो वारिंद्र घोष जी थे इन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। एक तरफ जो है दिया हुआ है लोगों के नाम और दूसरी तरफ उनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र दिए हुए हैं, तो वो हमको मिलाना है। तो अबुल कलाम आज़ाद जी का पत्र है अल हिलाल, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता जी का है बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है। एनी बेसेंट जी का है न्यू इंडिया और महात्मा गांधी जी का है यंग इंडिया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग करके इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग पूरा याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। ये जो मैंने क्लास ली थी कांग्रेस की उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है, कि लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहा। जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें जो लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे वो थे अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। और 1941 से 1945 के बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन हो नहीं सका था, ठीक है। तो उस दौरान अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद जी, इसीलिए कहा जाता है कि लगातार 6 वर्षों तक ये अध्यक्ष रहे। अब क्यों नहीं हो सका अधिवेशन, क्योंकि उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन जो है चरम पर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी, ठीक है। इसका ऑप्शन है 1936, 1937, 1938 या फिर 1939। तो इसके बारे में मैंने पहले एक कहानी बताई भी थी, अब फिर से बता देता हूँ कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1939 में फिर से ये अध्यक्ष बनना चाहते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया और सुभाष चंद्र बोस जी भी इलेक्शन में उतरे, दोनों लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी फिर से जीत गए, लेकिन इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, ठीक है, ये अध्यक्ष नहीं बने। और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष ना तो सुभाष चंद्र बोस बने, ना ही पट्टाभी सीतारमैया बने, कौन बना, बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न हमारा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किस वर्ष की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 में, ठीक है। अगला है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 अधिवेशन हुए थे मुस्लिम लीग के, और जो 1907 का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, ठीक है। और अगला चलते हैं, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का, ठीक है, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में या फिर 9वीं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं में। आप लोग जितनी भी अनुसूचियां हैं 12, आप उनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। एक प्रश्न जरूर आता है, किसी न किसी अनुसूची के बारे में पूछा जाता है। वैसे प्रैक्टिस सेट में आते आते हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं आगे। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा एक कर्तव्य शामिल नहीं है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। बताना है ये जो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं उनमें से जो ये दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना, ठीक है। ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, ये हमारे अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, जो कि एक मूल अधिकार है, ठीक है, मूल कर्तव्य नहीं है ये। अगला है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा। 24 में, 25 में, 42 में या फिर 44 में, ठीक है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और जानवरों तथा पक्षियों की सुरक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो शिक्षा को कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 167।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को जानकारी देनी है, ठीक है, जो भी राज्यपाल डिटेल मांगे, या फिर कह सकते हैं कि राज्यपाल को जानकारी आदि देने के बारे में मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 167 में दिया गया है। इसमें एक अनुच्छेद और इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है अनुच्छेद 165, ये जो है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में है, ठीक है, अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में है। अगला है, भारत में संसद मिलकर बनती है, 4 दिए हुए हैं ABCD करके, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, और इन्हीं में से चुन के बताना है कि संसद का निर्माण इनमें से कौन कौन चीज़ें मिलती हैं तो संसद बनती है, ठीक है। तो पहले ये ABC, BC, BCD या फिर ABCD, ठीक है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलाकर हमारी संसद का निर्माण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ABC, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, ठीक है, किस ये जो केस हुए थे, ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट केस हैं, तो उसमें से किस में मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी गई है, ये प्रश्न है। इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, रुदल शाहवाद या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दी गई है, ठीक है। जो इंदिरा साहनीवाद था कि पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की बात करता था, ठीक है। जो रुदल शाहवाद था ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता था, लेकिन जो शंकरी प्रसादवाद है ये मूल अधिकार में संशोधन की बात करता था, ठीक है। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इनमें से और कोई भी आ जाए तो आप बता सकें। फिर से बताते हैं, मूलभूत ढांचे की बात अगर होगी तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण की बात होगी तो इंदिरा साहनीवाद, ठीक। मूल अधिकारों में संशोधन की बात होगी तो शंकरी प्रसादवाद, या फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात होगी तो रुदल शाहवाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानूनों से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल से जो संबंधित है वो 10वीं अनुसूची है, ठीक है। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। और इसी में दल बदल विरोधी कानून प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, निकाला गया था। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 123। तो इसमें अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है राष्ट्रपति को वो अनुच्छेद 123 से मिली है, ठीक है। इसमें 2 आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं। अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। 14 दिन के बाद जो है उसको लोकसभा को लौटाना होता है। और धन विधेयक में अगर राज्यसभा कोई संशोधन कहती है करने को तो लोकसभा उसके लिए बाध्य नहीं है, लोकसभा चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ठीक है। तो राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिन तक? 14 दिन तक, ठीक है। और धन विधेयक पेश कहाँ किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो 14 दिन तक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। विधान परिषद कहाँ है? विधान परिषद 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। फिर से बता देते हैं, 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सिर्फ 6 जगह पे विधान परिषद है, ठीक है। और अनुच्छेद 169 में इसका जिक्र किया गया है विधान परिषद का। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से या फिर सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से बताना है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से शुरू होकर 5 वर्ष तक का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर या फिर सिंधु नदी पर? तो जो ये बगलिहार परियोजना है ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है और ये चिनाब नदी पर है। ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, सबसे पहले जान लीजिए कि 900 मेगावाट की परियोजना है। पाकिस्तान ने बगलिहार परियोजना को रोकने के लिए विश्व बैंक से कहा था कि आप मीडिएटर बनिए और ये बगलिहार परियोजना को रोकिए, लेकिन विश्व बैंक ने एक विशेषज्ञ की समिति बनाई और उस समिति ने आके इसको देखा और उसके बाद में उन्होंने भारत को परियोजना आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। बोला इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए और परियोजना को आगे बढ़ाइए। तो जम्मू कश्मीर की परियोजना है बगलिहार परियोजना और चेनाब नदी पर है। अगला है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, सोन, सरयू, गोमती या फिर रामगंगा? ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है गंगा की, वो है गोमती। ठीक है। और जो गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के निकट से निकलती है। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि इसके किनारे शहर कौन कौन से बसे हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ये जो है गाजीपुर जिले में कैंथी नामक जगह पर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, गोमती नदी। अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है और ये एक लैगून झील है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ड्रेकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर जाम्बिया? तो जो ड्रेकिंसबर्ग पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कनारी धारा, बेंगुला धारा, न्यूजीलैंड धारा या फिर ब्राज़ील धारा? ठीक है, पूछ रहा है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जल धारा है। ठीक है। तो जो ये बेंगुला धारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ठीक है। कनारी जो है ये भी शीतल धारा है लेकिन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। ठीक है। और जो आपकी ब्राज़ील धारा है ये गर्म जल धारा है और ये जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है, जबकि जो एक इसके साथ में और अगुलहास धारा होती है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है और वो हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन है? बेंगुला धारा। बाकी डिटेल जो मैंने बताई वो भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक मछली है? ठीक है, समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ? तो जो समुद्री घोड़ा है ये घोड़ा नहीं है, ये वास्तव में मछली है, मत्स्य वर्ग का है और इसका सिर जो है वो घोड़े के सिर से मिलता जुलता है। ठीक है। और इसीलिए इसको सी हॉर्स भी कहा जाता है। ठीक। और ये एक बहुत बड़ा समुद्री स्तनधारी भी है। अगला है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम या फिर फिनालिक्रोम? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है। पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है और यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। अगला है, कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है ईथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? हर्पीज, पोलियो, चेचक या फिर टिटनेस? तो टिटनेस जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ये जो है बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। जब भी कभी जंग लगे लोहे पर जैसे चोट लग जाती है तो कहते हैं टिटनेस का टीका लगवा लीजिए। ठीक है। तो ये वहीं पे जीवाणु पाया जाता है और इससे जो है जब टिटनेस होता है तो आदमी में, इंसान में तेज बुखार और शरीर में ऐंठन होने लगती है। और जो हर्पीज है, पोलियो है और चेचक है ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है। टिटनेस जीवाणु के कारण होता है लेकिन हर्पीज, पोलियो, चेचक विषाणु के कारण होता है। ठीक है। अगला है, 2,4-D है, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। 2,4-D है एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी, एक खरपतवारनाशी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, ठीक है, लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी की आय से, परिवार के सदस्यों की संख्या से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरी की आय से। ठीक है। ऐसा माना जाता है, जो इसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी
और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी नहीं पा रहा है, वो लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, तो गरीबी को परिभाषित किया जाता है कैलोरी की आय से। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय या फिर वृहद बेरोजगारी। ठीक है, तो नीचे जो कूट दिए गए हैं उससे मिलाना है 1 व 2, 1 2 3, 1 3 4 या फिर 1 2 3 और 4। तो विशेषता ये है कि भारत कृषि प्रधान देश है, सही है पहला। और उद्योग की प्रधानता भारत में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे औद्योगिकरण है उसका अभाव है, ये गलत है। न्यून प्रति व्यक्ति आय है, ये भी सही है। और बृहद बेरोजगारी है, ये भी सही है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो ये लक्षण हैं ये परंपरागत लक्षण हैं। ठीक है, तो 1 3 और 4 सही हैं, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए बी डी ये सब गलत होंगे, सी ऑप्शन 1 3 4 कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा में 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई गवर्नर के, राष्ट्रपति के, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के या फिर वित्त मंत्री के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में श्रीहरिकोटा, थुम्बा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पोखरण, और सूची 2 में आंध्र प्रदेश, मुंबई, केरल, राजस्थान। ठीक है, तो जो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। थुम्बा जो है मुंबई में नहीं है, वो केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो मुंबई में है। पोखरण जो है राजस्थान में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सूर्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, अनिल अंबानी, के सिवान या फिर जयंती नटराजन? तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान, इनको जो है सूर्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इनको सम्मानित किया है। ठीक है, अगला है, पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? विजय कुमार, सुरेश कुमार, मोहम्मद यूनुस या फिर आफ्ताब आलम? तो सुरेश कुमार को नया राजदूत बनाया गया है पाकिस्तान का। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बंग बंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है? यूनिसेफ, यूनेस्को, WTO या फिर WHO? ठीक है, तो यूनेस्को ने ये घोषणा की है। अगला है, भारत के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना किस शहर में की गई है? इंपॉर्टेंट है, ये असम के गुवाहाटी में की गई है पहले ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना। अगला है, BSNL ने किस नाम से विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? ठीक है, BSNL ने लॉन्च किया है और इसका नाम है NB-IoT। ठीक है, इसका नाम है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, BSNL ने लॉन्च किया है और जो BSNL के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो प्रवीण कुमार पुरवार जी हैं। अगला चलते हैं, किस भारतीय अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो ये धर्मेंद्र जी को दिया गया है। अगला है, किस राज्य ने कुछ शर्तों के साथ जलीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दी है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना? ठीक है, तो इसकी जो इजाज़त दी है वो तमिलनाडु सरकार ने दी है। जलीकट्टू जो खेल है इसमें ये सांड को दौड़ाया जाता है और एक साथ 150 सांड से अधिक सांड दौड़ नहीं सकते हैं इस खेल में। ये बहुत ही खतरनाक खेल होता है। कुछ शर्त लगाई है तमिलनाडु सरकार ने और इसकी इजाज़त दे दी है। अगला है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? अमेरिका, चीन, जापान, भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, ये जो है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है, इसका नाम फास्ट रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फास्ट नाम से भी पूछ सकता है कि फास्ट टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? तो चीन ने किया है। अगला है, किस राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाव व पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर तेलंगाना? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर है तेलंगाना। और इससे पहले जो है इस तरह का जो केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में भी स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आपके ये 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।